हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन पीसीएमबी सॉल्यूशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीजीपीटी काउंसलिंग 2021 से रिलेटेड चीज़ों के बारे में और रिजल्ट से ओरिएंटेड जो भी आपका काउंसलिंग में प्रोसीजर होता है उसके बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में या आज के वीडियो में, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होता है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। किस बेसिस पे आपका रिजर्वेशन होता है, काउंसलिंग फीस कितना होता है, प्रोसीजर क्या होता है काउंसलिंग कराने का, खुद बैठे घर बैठे आप कैसे काउंसलिंग कर सकते हो, कहीं आपको कोई फीस वगैरह जमा करने की जरूरत नहीं है काउंसलिंग फीस के अलावा। ठीक, इसके अलावा एक फाइनेंशियल वीकर कैटेगरी होता है, कुछ लोगों को जानकारी नहीं रहता है, उस कैटेगरी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर फाइनेंशियल वीकर से आपका डॉक्यूमेंट सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई भी ट्यूशन फीस नहीं देना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। इस वीडियो में आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला कोटा, रिजर्वेशन कोटा के बारे में। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला हमारा जो टॉपिक जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, फिक्सेशन ऑफ कोटा फॉर सीट ऑफ एडमिशन। ये जो हमारा पहला टॉपिक दिया हुआ है, पहले चीज के बारे में जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि एडमिशन पॉलिसी, अगर जैसे मान लो आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो तो आपका कुल जो कोटा होता है ये हमारा होता है छत्तीसगढ़ कोटा। ठीक है, ये हमारा होता है अदर स्टेट कोटा, ये मैनेजमेंट कोटा होता है और ये माइनॉरिटी कोटा होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले से ये देख लो। फॉर एडमिशन फर्स्ट ईयर इन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ फार्मेसी, डिप्लोमा फार्मेसी, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एंड मास्टर ऑफ कंप्यूटर courses, the total seat are categorized in 4 types of quota percentage as listed below। देखो, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो उसमें सीजी कोटा 75% रहता है। 10% का जो कोटा होता है वो आपका अदर स्टेट्स के लिए और 15 माइनॉरिटी कोटा के लिए रहता है, सॉरी मैनेजमेंट कोटा के लिए। ये माइनॉरिटी वाला आपका सिर्फ प्राइवेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए होता है। ठीक, ये 50% यहाँ जो दिया हुआ है। तो माइनॉरिटी मतलब वही आप जो स्पेशली मुस्लिम और सिख जो माइनॉरिटी में आते हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बारे में बात किया जा रहा है। किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायगढ़ में भी हमारा 80% सीट जो है रिजर्व है किसके लिए, सीजी कैंडिडेट्स के लिए, 10% अदर स्टेट्स के लिए और मैनेजमेंट कोटा से 10% सीटें होती हैं। मैनेजमेंट कोटा में क्या होता है कि आप अगर मान लो आपका रैंक नहीं है, आपके पास फीस पैसा ज़्यादा है, तो आप जा कर के मैनेजमेंट से बात करके और अपना एडमिशन करा सकते हैं। पैसा उसका ज़्यादा हो सकता है। मैनेजमेंट का जो भी फीस स्ट्रक्चर रहता है उस हिसाब से आप वहाँ पे करिए और आप जब वो कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, मैनेजमेंट कोटा जो होता है सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोरबा में आपका 75% सीट है सीजी के लिए, 10% अदर स्टेट्स के लिए, 15% मैनेजमेंट कोटा के लिए। देखो, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए आपका जैसे मैंने बताया 100% सीजी कोटा के लिए ये आपका नील रहता है, अदर स्टेट्स नहीं ले सकते। फिर मैनेजमेंट कोटा भी नहीं है और फिर आपका माइनॉरिटी कोटा भी नहीं है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए भी हमारा क्या है, 100% यहीं पे है। तो ये बाकी सब नील है। ठीक, प्राइवेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन 50% सीजी कोटा और 50% माइनॉरिटी के लिए। ठीक, अब देखो छत्तीसगढ़ कोटा में आपका क्या बोला जा रहा है, कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। ओनली द छत्तीसगढ़ स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन अंडर दिस कोटा। If applicants from Chhattisgarh domicile are not available, remaining seats can be converted to the other states quota। मतलब ये हुआ कि अगर मान लो आपके पास छत्तीसगढ़ का सीट से नहीं भर रहा है और कोई ऐसा है जो अदर स्टेट से लेना चाहता है एडमिशन, तो फिर उसको दिया जा सकता है। बट ओनली छत्तीसगढ़ स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। सीट इन दिस कोटा शैल बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो मेरिट की बेसिस पे ही, चाहे वो जेई की बेसिस पे हो और चाहे वो पीईटी के बेसिस पे हो। ठीक है, तो वो तब भरा जाएगा जब आपका सीट पीईटी के कैंडिडेट के लिए, मतलब स्टेट कोटा के लिए नहीं हो पा रहा, तभी अदर स्टेट्स के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि ओनली अदर स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन अंडर दिस कोटा इफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम द अदर स्टेट्स आर नॉट अवेलेबल।
ठीक। अगर मान लो अदर स्टेट्स का कोई जैसे 10% सीट है, 90 में से 10 सीट अदर स्टेट्स के लिए रिजर्व है, ठीक। और ये किसके लिए होता है? सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में होता है। तो अगर मान लेते हैं कोई अदर स्टेट्स का कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो फिर सीजी डोमिसाइल के लिए इस सीट को फुलफिल किया जाएगा। कैन बी कन्वर्टेड टू द छत्तीसगढ़ स्टेट कोटा, सीट इन दिस कोटा शैल बी फिल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ जेई, पीईटी, पीपीएसटी वगैरह वगैरह। अच्छा, जेई के हिसाब से ही ये आपका भरा जाएगा, ध्यान रखना है। जेई मेन के पेपर के हिसाब से आप इसका जो सीट है वो फुलफिल किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैनेजमेंट कोटा क्या होता है? अलॉन्ग विथ द छत्तीसगढ़ स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट, द अदर स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट शैल आल्सो बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन अंडर दिस कोटा। तो मतलब अदर स्टेट्स के कैंडिडेट भी क्या होते हैं, इसमें एलिजिबल हो सकते हैं एडमिशन के लिए। सीट्स इन दिस कोटा शैल बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ पीईटी एंड जेई। तो दोनों बेसिस पे एडमिशन हो सकता है। अब वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे, कितना फीस या किस तरीके से इसको डील करता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मैनेजमेंट कोटा मतलब सारी चीज़ें डिसीजन मैनेजमेंट का होता है। वो मैनेजमेंट कितना फीस किस तरीके से किसको एडमिशन दे सकता है, ठीक। ये फुली डिपेंडेंट ऑन द कॉलेज, ठीक। माइनॉरिटी कोटा, ओनली माइनॉरिटी कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन अंडर दिस कोटा। एडमिशन ऑन दिस कोटा शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ पीईटी, पीपीएसटी वगैरह वगैरह, ठीक है। सारे रूल्स एडमिशन के अप्लीकेबल होंगे। हाँ, अगर जैसे मान लो कई बार ये होता है कोई एग्ज़ाम नहीं दिया और वो चाह रहा है कि हम एडमिशन ले लें, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपके लिए एग्ज़ाम देना जरूरी है, ठीक है। अगर आपको पीईटी या पीपीएसटी में मैनेजमेंट कोटा से वो एडमिशन लेना है तो। नेक्स्ट दिया हुआ है कि टेक्निकल इंजीनियरिंग कोर्स इनटेक एंड कंडीशन विच आर इंक्लूडेड इन काउंसलिंग प्रोसेस। देखो इसमें सबसे जरूरी चीज़ आपका क्या है कि द सीट फॉर द डिफरेंट कोर्सेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर अवेलेबल इन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट शैल बी डिस्प्लेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। कितना सीट भरा हुआ है, कौन से कोटा का है, कितना है, वो सारी चीज़ें ये CGDTE raipur.cgstate.gov.in पे आपको मिलेगा। और इसी वेबसाइट पे आप अपना रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग का प्रोसेस करोगे। इसी वेबसाइट पे इसको खोलिए, वहाँ रजिस्ट्रेशन करिए और आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में आप भाग ले सकते हैं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा CGDTE raipur.cgstate.gov.in ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का वेबसाइट है, नवा रायपुर अटल नगर, ठीक है। तो ये काउंसलिंग प्रोसेस इस पे होगा। अब इसमें हम क्या बता रहे थे, इसमें ये बता रहे थे कि 10% सीट्स ओवर एंड एबव द सैंक्शनड सीट्स ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ डिग्री इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी इंस्टीट्यूशन कोर्सेज अवेलेबल फॉर द। देखो इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति है जो सेकेंड ईयर में, जैसे क्या होता है डिप्लोमा जो होल्डर होते हैं वो डिप्लोमा होल्डर डायरेक्ट पीईटी या बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? सेकेंड ईयर में उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है या मैनेजमेंट कोटा का भी रहता है 10% सीट, ठीक है। तो ये जो 10% सीट जो रिजर्व रहता है वो क्या करते हैं, वहाँ से एग्ज़ाम दे करके या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी वो 10% सीट में का यूज़ करके या एग्ज़ाम दे करके डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। डिप्लोमा होल्डर्स जो 3 साल कोर्स डिप्लोमा पास करके आते हैं उनके लिए डायरेक्ट एडमिशन सेकेंड ईयर में होता है, ठीक। लैटरल 10% सीट उनके लिए रिजर्व। इसके बाद वो जो फीस लगेगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। 300 या 500 के आसपास लगता है। तो ये क्या बोला जा रहा है कि 500 सैंक्शन पर सीट के हिसाब से आपको ये देना पड़ता है, ठीक। 1 वीक प्रायर टू स्टार्ट द काउंसलिंग फॉर पार्टिसिपेटिंग इन काउंसलिंग। तो काउंसलिंग जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो उस समय आपको 500 रुपीज़ पे करना पड़ता है कॉशन मनी के तौर पे कॉलेज में। Exclude any institution out of centralized counseling process if it failed to deposit caution money or for any other appropriate reason. This caution money is refundable to the institution after disposal of all fee-related disputes and compliances of FW by the institution. ठीक, FW ये कैटेगरी होता है TFW। तो TFW कैटेगरी का जो फीस रहता है वो क्या करना रहता है, रिफंड करना पड़ेगा। कॉशन मनी आप जो भी जमा करोगे वो रिफंडेबल रहता है, ऐसे समझ लो। जो भी आप अमाउंट जमा करोगे कॉशन मनी
Where dispute relating to fees return is not settled by the institution, then the action can be taken directed of returning. तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर मान लो कॉशन मनी आपको नहीं मिल रहा है तो आप इस वेबसाइट से जा करके या कंप्लेन कर सकते हो कॉशन मनी अगर आपका रिटर्न नहीं हो रहा है। आपने एडमिशन अगर नहीं लिया है तो एडमिशन लेने की प्रक्रिया में कॉशन मनी आपके फीस के साथ एडजस्ट हो जाता है। द कैंडिडेट कैन क्लेम रिजर्वेशन फॉर ओनली वन कैटेगरी, किसी भी एक कैटेगरी के लिए आपका रिजर्वेशन होता है, मतलब एक ही चीज़ के लिए आप रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। कोई भी, चाहे जैसे मान लो कई सारी कैटेगरी होती है, एक हमारा हॉरिजॉन्टल होता है रिजर्वेशन, दो तरीके का रिजर्वेशन हो, आगे भी मैं डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से रिजर्वेशन होता है। द कैंडिडेट शैल हैव टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मर प्रोवाइडेड इन दिस एडमिशन रूल फॉर द कैटेगरी विच ही सी इज क्लेमिंग। नो चेंज शैल मेड इन एवरी कैटेगरी क्लास 1 ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ द कैंडिडेट। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी कैटेगरी के लिए क्लेम कर रहे हो कि ये हम इसमें ओबीसी, जनरल, SC ST जो भी है, या फ्रीडम फाइटर, फिजिकल हैंडीकेप्ड वगैरह के लिए अगर आप क्लेम कर रहे हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ आपका वो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आपका ऑटोमेटिक वो जनरल कैटेगरी में कैंडिडेट को दिया जाएगा। आप मान लो फिल किए होगे, अभी एग्ज़ाम दिए होगे, आपने किसके लिए SC ST कैटेगरी के लिए दिया होगा, जस्ट सपोज मान लो मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, और आप डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं कर पाए तो फिर आप अगर डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो फिर आपका रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा और आप जनरल कैटेगरी के थ्रू आपका एडमिशन हो। तो ये प्रक्रिया है इसमें। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है। देखो वर्टिकल रिजर्वेशन में हम लोग पहले बात करते हैं। तो वर्टिकल रिजर्वेशन का हमारा क्या होता है, जो हम कैटेगरी होता है OBC, SC ST वगैरह वगैरह, ये जो हमारा होता है वो हमारा वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, ठीक। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कौन कौन सा आ जाता है, एक तो सैनिक आ जाएगा, फ्रीडम फाइटर आ जाएगा, फिजिकल हैंडीकेप्ड आ जाएगा, ये सारी कैटेगरी आ जाती है। तो इसमें आपको जो रिजर्वेशन मिलता है, जो आपने फॉर्म भरा होगा उस समय आपको मिलेगा या आपको दिया गया होगा, उसी हिसाब से आपके रिजल्ट में दिखा रहा होगा कितना आपको रिजर्वेशन या कैटेगरी रैंक वगैरह, इसी हिसाब से आपका आ जाता है, ठीक। बाकी आपका दिया हुआ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो पॉज करके। फिर बोला जाए कि रिजर्वेशन फॉर वुमेन कैंडिडेट। वुमेन कैंडिडेट के लिए क्या बोला कि इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एंड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स एंड सेल्फ फाइनेंसिंग ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट 30% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट। किसी भी सीट के लिए, अच्छा ब्रांच वाइज भी रहता है ना, इन ईच कैटेगरी SC ST OBC जनरल डिटेल ऑफ सच रिजर्व्ड सीट्स शैल बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ऑल सीट गर्ल्स पॉलिटेक्निक आर रिजर्व फॉर गर्ल्स। रिजर्वेशन फॉर वुमेन कैंडिडेट फॉर ईच इंस्टीट्यूशन शैल बी इंस्टीट्यूट वाइज एंड ब्रांच वाइज। इसके बारे में बता रहा था कि सभी कॉलेजों में जो हमारा रिजर्वेशन होता है इसमें सीट वाइज और ब्रांच वाइज होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो हमको सीट मिलेगा यहाँ पर वो ब्रांच वाइज और सीट वाइज, मतलब अगर मान लो आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना चाह रहे हो तो वहाँ पे अगर मान लेते हैं 100 सीट होगा तो 30% सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व रहेगा, ठीक है। तो ये आपको देखना है। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वुमेन कैंडिडेट इन एनी कैटेगरी, मेल कैंडिडेट ऑफ द सेम कैटेगरी शैल बी गिवन एडमिशन। मतलब अगर फीमेल नहीं है तो इसका मतलब ये हो कि उसी सीट पर क्या होगा, मेल कैटेगरी को दे दिया जाएगा। देयर शैल बी नो रिजर्वेशन फॉर वन कैंडिडेट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको इसके लिए फ़ायदा मिलेगा। अब देखो एज लिमिट, आप मान लो एज लिमिट भी आपको ध्यान रखना है। तो एज लिमिट क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई भी कोर्स जैसे कर रहा है, देखो यहाँ पे हमने दिया है BPET के लिए, PT का जो मैक्सिमम एज होता है वो 40 के आसपास रहता है, तो 40 तक तो कोई होगा नहीं, तो इसलिए हम इसके बारे में नहीं बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, ये जो आपका ये आ रहा था क्या चीज़, मेरिट के बारे में। मेरिट कैसे तैयार होता है, कई लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि मेरिट तैयार कैसे होता है। जैसे मान लो हमने पिछला वीडियो बताया था
उसमें कई लोगों का मार्क्स 56.127 ऐसे दिखा रहा था, और जबकि डेसिमल में तो होता नहीं है, तो ये कहाँ से आ जाता है, कई लोगों का ये क्वेश्चन था। देखो अब आप यहाँ ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, द मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड कैटेगरी वाइज ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड क्यूमुलेटिवली इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन पीईटी। तो अगर मान लो आपका दो लोगों का मान लो मार्क्स 40 आ रहा है, जस्ट सपोज एक का मैथ्स में ज़्यादा है तो इसका मतलब उसको रैंक ज़्यादा दे दिया जाएगा, और अगर मान लो दूसरे का कम है तो उसको रैंक 2 दे दिया जाएगा। यानी 40 मार्क्स वाले का जिसमें मैथ्स में ज़्यादा रहेगा, जिसका मैथ्स में ज़्यादा रहेगा उसको रैंक 1 दिया जाएगा, और जिसका दूसरे में रहेगा उसको दूसरा दे दिया जाएगा। ऐसे ही आप डिवाइड करते हैं। फिर पहला हमारा मैथ में, मान लो दोनों का मैथ में सेम हो गया, फिर हम क्या देखेंगे, फिजिक्स में देखेंगे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री में देखते हैं। तो ये इस हिसाब से रैंक डिसाइड होता है। अब क्या बोला जाए कि इन केस ऑफ कैंडिडेट स्कोरिंग सेम मार्क्स मेरिट शैल बी डिटरमाइंड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अगर मान लेते हैं ये मैथ और फिजिक्स में मान लो कभी ऐसा हुआ कि सेम हो गया, उसके बाद हमको किस बेसिस पे लिखा जाएगा, रैंक दिखाएगा, हायर एज कैंडिडेट शैल बी गिवन प्रायोरिटी इन एडमिशन, जिसका एज ज़्यादा होगा। तो पहले तो सब्जेक्ट वाइज फिर एज वाइज कैलकुलेट किया जाएगा। इफ एज इज आल्सो सेम द कैंडिडेट स्कोरिंग मोर मार्क्स इन 12th, फिर उसके बाद क्या आ जाता है 12th वाले परसेंटेज के हिसाब से ये डिसाइड किया जाएगा। तो जैसे मान लो किसी का ऐसे लिखा हुआ है 56.127, आप अपना अपना रैंक देखिएगा। तो जैसे मान लो 56.127 आ रहा, मतलब आपका 56 माह पे 127वां 127 रैंक आ रहा होगा। इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। मान लो 15.31 आपका आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो कि आपका 31 रैंक है। 15 मार्क्स में 31 लोग हैं जिसमें आपका रैंक 31 आ रहा है। तो ये तरीके से हम डिसाइड किया जाता है, ठीक है। कई लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि क्या हम जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे भी हम एडमिशन ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल आप ले सकते हो। उसमें अगर जेईई मेंस में आपने क्वालिफाई किया है तो उस बेसिस पे तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, 10% सीटें आपको इजीली मिल जाएगी पीईटी के थ्रू। इसके बारे में भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि सेकेंड काउंसलिंग या थर्ड काउंसलिंग में मान लो आप अपना कॉलेज बदलना चाह रहे हो तो उसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से करते हैं, ठीक। देखो अब इसमें क्या होता है, एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है। पहले तो आप काउंसलिंग कराओगे, खुद से कर सकते हो। एडमिशन वेरियस इंस्टीट्यूशन कोर्स शैल बी डन थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग बाय काउंसलिंग कमेटी, ठीक। द काउंसलिंग कमेटी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक। अब क्या बोले, द डेट ऑफ काउंसलिंग प्रोग्राम शैल बी पब्लिश इन द स्टेट लेवल न्यूज़पेपर एंड शैल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन CGDTE रायपुर। तो इसमें आपको क्या होगा, दिखाएगा पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया कब हो रही है, क्या डेट दिया हुआ है। अलग से आपको कोई लेटर वगैरह नहीं भेजा जाएगा। काउंसलिंग फीस में आपको देना पड़ेगा क्या चीज़, पार्टिसिपेटिंग ऑनलाइन काउंसलिंग for different courses the candidate shall deposit only 200 for diploma courses and 300 for undergraduate courses and 500 for post graduate courses, ठीक। तो 500 आपका यहाँ से लगेगा। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग शैल बी पब्लिश्ड ऑन द, देखो इसके लिए मैंने प्रोसेस क्या होता है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो 2019 में मैंने बनाया था। तो आप क्या करो, उस वीडियो को जाकर के देख लो, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। आप वहां से आप देख सकते हो कि कैसे काउंसलिंग कर सकते हो खुद से। उस खुद से करने का फ़ायदा क्या होता है कि आप अपने हिसाब से अपने उसके हिसाब से आप ब्रांच और कॉलेजेस चुन सकते हो। और मान लो आप जा करके करोगे तो फिर उसके बाद प्रिंट आउट निकाल करके और देखोगे तो ऐसा लगेगा कि फिर दूसरी काउंसलिंग करवा लें, तीसरी काउंसलिंग करवा लें। तो इससे अच्छा ये है कि आप खुद करो, और अगर खुद नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप हमको मैसेज करना, हम हैं, ठीक। देखिए फिर उसके बाद क्या दिया हुआ इसमें इंस्ट्रक्शन, आपको सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंस्ट्रक्शन, द अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स शैल बी डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन काउंसलिंग। तो ये ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू आपने मान लो चॉइस फिलिंग कर दिया, ठीक। एंड अदर इंफॉर्मेशन ब्रांचेस कंटेनिंग कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग शैल बी पब्लिश्ड ऑन द इतना
और वेबसाइट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग रेस्पेक्टिव कोर्सेज। तो ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट को प्रीफर करते रहना है कि कब क्या चीज़ आ रहा है उस हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू गेट देयर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड एट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर बिफोर अलॉटमेंट। अगर जैसे मान लो आपने काउंसलिंग किया, जो आपने प्रिंट आउट निकाला, उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्या करना है, जा करके वहाँ जमा करना है, दिखाना है, वेरीफाई करना है। क्या चीज़? नियरेस्ट सेंटर पे। कई सारे सेंटर रहते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। नियरेस्ट सेंटर या तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में होता है या आपके नियरेस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होता है। तो वो सेंटर, सारे सेंटर का लिस्ट दिया होता है, वहाँ पर आपको जा करके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के बाद ही हमारा ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती। जब तक आप जा करके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं कराओगे, आपके काउंसलिंग की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। सीट को फिर आपको आपका 500 रुपीज़ भी चला जाएगा और आपको सीट भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए चॉइस फिलिंग के बाद आपको जा करके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है। डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज स्टेट सिलेक्टेड अपॉइंटेड एज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर ऑफ, ये लिखा हुआ है। अलग अलग जगह पे सेंटर लिस्ट आपको क्या क्या कहाँ कहाँ कराना है आप वेबसाइट पे देख सकते हो, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में सारी लिस्ट हमने दिखाया है, आप पिछला वीडियो आप देख सकते हो। द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन एट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर। इसमें इसके अलावा आपको सारे जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी कैटेगरी वाइज है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। सब चीज़ बनवा करके आपको लेकर के अभी से रख लेना है। पहले ही डॉक्यूमेंट पूरा बनवा लीजिए, रख लीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको प्रेजेंट करना है। जो अथॉरिटीज़ रहेंगे वो वेरीफाई कराएंगे कि आपने जो जो फिल किया है। उसके बाद रिजल्ट आता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, ठीक। इफ कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी क्लास इज अनेबल टू प्रोड्यूस द रिलेवेंट प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट ऑफ रिजर्व कैटेगरी क्लास, ही शैल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैटेगरी। तो इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि अगर मान लो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप अपना डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, तो फिर आपको क्या होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, आप जनरल कैटेगरी में ट्रीट किए जाओगे। उसका नुकसान भी होगा, स्कॉलरशिप वगैरह आपको शायद नहीं ना मिले अगर आपका जनरल कैटेगरी के थ्रू एडमिशन होगा तो इसलिए आप डॉक्यूमेंट वगैरह पहले ही बनवा लीजिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट शैल नॉट बी सबमिटेड एट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर। मार्कशीट ऑब्टेन फ्रॉम द इंटरनेट शैल बी एक्सेप्टेड फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। तो फोटो कॉपी ही लेके जाना है आपको और ओरिजिनल भी लेके जाना है, दोनों साथ में रखना है। वो लोग ओरिजिनल से क्या करते हैं, वेरीफाई कराते हैं और आपको बस वापस साइन वगैरह करके वापस दे देंगे, चेक करते हैं। बेसिकली डॉक्यूमेंट चेक करना, वेरिफिकेशन मतलब चेक करना। और जो डॉक्यूमेंट रहता है जहाँ पे आप एडमिशन लेने जाओगे वहाँ पे आपको सारी चीज़ें जमा करना पड़ता है। कैंडिडेट बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज नॉट डन देन द कैंडिडेट शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अलॉटमेंट। हमने पहले बताया कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराते हो तो आपको ट्रीट नहीं किया जाएगा, आपको ये माना जाएगा कि आप एडमिशन में भाग नहीं लेना चाह रहे हो, ठीक। ये आपका बोला जा रहा है कि कैंडिडेट फिल ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट में ही सील रॉन्ग option or order in not proper, then candidate can change option before confirmation of application by document verification center। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर में भी आपको ऑप्शन चेंज करने का ऑप्शन दिया जा सकता है। देयर शैल नो बी चेंज इन ऑप्शन वंस एप्लीकेशन इज कंफर्म्ड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर। मतलब आपने कोई चॉइस फिलिंग किया है तो वहाँ पे भी आप जा करके क्या कर सकते हो, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने से पहले, ऐसे समझो आप डॉक्यूमेंट जहाँ पे जमा वेरीफाई कराने जा रहे हो उसके पहले तक आप दोबारा चेंज कर सकते हो। आपको लग रहा है गए सेंटर में वेरिफिकेशन कराने, आप देख रहे हो ऐसा लगा कि नहीं हमको ये ब्रांच नहीं, पहले ये ब्रांच हमको भरना था, तो फिर आप दोबारा आओ और या तो खुद से कर लो। वो लोग नहीं करेंगे, आपको खुद से करना पड़ेगा। दोबारा लॉगिन करो, लॉगिन और आईडी और पासवर्ड आपको खुद से जनरेट करना पड़ेगा। CGDT वाला जो मैंने वेबसाइट बताया, तो उसमें आपको सारे वेबसाइट में आप दोबारा लॉगिन करिए और वहाँ से दोबारा आप उसको लॉगिन करके ये कर लीजिए। ये पार्टिकुलर डेट के बीच में रहता है। कोई भी काउंसलिंग अगर हो रहा है तो 3 से 4 दिन के अंदर का टाइम दिया जाता है, ठीक। जैसे मान लो 14 से 18 के बीच में हुआ तो
14 से 18 के बीच में हुआ तो उसी बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना रहता है। ये नहीं कि आज नहीं कल जाएंगे, कल नहीं परसों जाएंगे, ऐसे टाइप का नहीं। उसी डेट के बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना जरूरी है, अदरवाइज आपको फिर अगली काउंसलिंग तक के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक, कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या हम सेकेंड काउंसलिंग डायरेक्ट करा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर आपने किसी कारणवश फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हो, सेकेंड काउंसलिंग में फिर से आप रजिस्ट्रेशन करके दोबारा से काउंसलिंग अपना खुद का कर सकते हो। लेकिन अगर कोई पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुका है, लॉगिन कर चुका है, अपना आईडी और पासवर्ड बना चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से दोबारा सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक, और ये पार्टिसिपेशन कब तक रहता है? जैसे मान लो आपने फर्स्ट काउंसलिंग में क्या किया, एडमिशन नहीं कराया, मतलब आपको कोई सीट, पार्टिकुलर सीट किसी पार्टिकुलर कॉलेज में मिल गया, और आप अगर मान लो आप जा करके अपना एडमिशन नहीं करा रहे हो किसी पार्टिकुलर डेट में, हफ्ते 10 दिन के अंदर में, जब अगर मान लो आप कॉलेज में एडमिशन लेना जा रहे हो, तो आप क्या करिए, कुछ फीस और अपना जा करके वहाँ पे जमा करना पड़ेगा, जो भी फीस वगैरह है, या एडमिशन की प्रक्रिया उस पार्टिकुलर कॉलेज में जा करके आपको कराना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सीट अपने आप कैंसिल मानी जाएगी। आप फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हो लेकिन एडमिशन लेना नहीं चाह रहे हो। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है। आप सेकेंड काउंसलिंग में फिर उसके बाद तुरंत वो कर सकते हो। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए रहता है आपको? 10th का मार्कशीट, जो कि बर्थ सर्टिफिकेट की तरह होता है, सबको पता है। मार्कशीट फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्लास 10, 12 ग्रेजुएशन जो भी है आपका, तो 10th और 12th का जनरली आपको चाहिए, है ना। मार्कशीट फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पीईटी, इसका एडमिट कार्ड वगैरह आपको चाहिए, जो भी आप एग्ज़ाम दिए हो एडमिट कार्ड उसको बचा करके रखना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट, और इसके अलावा प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो भी इसमें इस आपको वेबसाइट से फॉर्मेट नंबर 5 cgdte.gov.in पे जा करके आप चेक करोगे तो वहाँ पे प्रोफार्मा दिया हुआ, वहाँ से निकाल करके प्रिंट आउट और उसी प्रोफार्मा में आपको बनवा करके जमा करना है। ठीक, तो ये सारी प्रोसेस आपको पहले ही कर लेना है। फिर उसके बाद और क्या क्या बोला जाता है, लिस्ट ऑफ कंपनसेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। सैनिक का अगर है सैनिक सर्टिफिकेट तो वो भी आपको इसी प्रोफार्मा में चाहिए। अंडर फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट के लिए डिसेबिलिटी, फिजिकल हैंडीकैप, पीडब्ल्यूडी क्लास जो भी है, तो ये सारी चीज़ें आपको वो करवाना है। बीपीएल कार्ड वगैरह है तो ये सब चीज़ गार्जियन बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको बनवाना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन इनकम सर्टिफिकेट। ये इनकम सर्टिफिकेट फॉर रिजर्व कैटेगरी, ठीक, कैंडिडेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, प्रीवियस इंस्टीट्यूशन का, गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है कि अगर मान लेते हैं आपने 12th पिछले साल पास किया, 1 साल आपका गैप हो गया, तो वो 1 साल आपने हो सकता है कहीं प्रिपरेशन किया होगा, तो वो गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? किसी भी लोकल कोर्ट से जा करके 10-20 रुपए के स्टाम्प पेपर में आप आराम से बनवा सकते हो। 1 घंटे का काम है, वकील लोगों को किसी को पकड़ोगे आप बना देंगे, ठीक है। तो वो आपको ये चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, फिर आधार कार्ड वगैरह, फिर फोटो वगैरह चाहिए, 5-7 फोटो आप रख लेना, तो वो सब चीज़ें की जरूरत पड़ती है। इसके बाद बोला कि इफ कैंडिडेट इज नॉट हैविंग परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट देन द कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट शैल बी चेंज फ्रॉम SC/ST टू अनरिजर्व्ड। हमने इसके बारे में पहले बताया कि अगर किसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो वो अपने आप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने पहले बताया। इन केस ऑफ एनी कैंडिडेट फेल्स टू अपीयर ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फेल्स टू प्रोड्यूस रिलेवेंट डॉक्यूमेंट in prescribed pro forma, then he shall lose the opportunity of selection allotment of seat in that phase। तो उस फेज में, यानी फेज मतलब फर्स्ट काउंसलिंग, सेकेंड काउंसलिंग, जिसमें भी आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस फेज में आप उस पार्टिकुलर जो आपका रिजर्वेशन चाहिए था उसमें आप नहीं जमा कर पा रहे हो, तो आप अगले वाले के लिए जमा कर सकते हो, ठीक है।
तो अगर अगले वाले तक के लिए बन जाता है तब नहीं या बन पाता है तो फिर आपको ऑटोमेटिकली आपको किसमें कंसीडर किया जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी में। इसके बाद आपका दिया हुआ कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन केस ऑफ एनी कैंडिडेट इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यू टू सीरियस इलनेस ऑफ एक्सीडेंट एंड इट इज अनेबल टू फिजिकली प्रेजेंट एट डीवीसी, डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन on the due date and present medical certificate in this regard issued by the CM medical officer। मतलब क्या हुआ कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है। जो कैंडिडेट है, जिसका कैंडिडेट एडमिशन लेना है, उसको खुद को जाना है। ठीक, अगर मान लो किसी कारणवश आप नहीं प्रेजेंट हो पा रहे हो तो ये आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके लेके जाना पड़ेगा किसी कारणवश। ठीक है, तो वो चीज़ आपको करना पड़ेगा अगर आप नहीं जा पाते हो तो। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हो। मेरिट साउंड रिजल्ट कैटेगरी, हाँ हम लोग बात करने जा रहे थे, ये सारी चीज़ें आप देख लेना, एक बार पढ़ लेना। एक चीज़ और इसमें आपका क्या होता है, अगर आप कभी ऐसा होता है कि आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और एक साल बीत जाने के बाद यानी थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर या थर्ड ईयर या फाइनल ईयर कोर्स में आप चाहते हो कि चेंज करना, लिखा हुआ है कि फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर लैटरल एंट्री आर बेस्ड ऑन द मेरिट थ्रू काउंसलिंग, देयर शैल बी नो ट्रांसफ़र। ठीक, अगर एंट्री हो गया है तो आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते, लेकिन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अदर इंस्टीट्यूट ट्रांसफर मे बी हेल्ड ओनली इन थर्ड टू फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ 3 to 4 year course of based on the availability of vacant seat on and NOC from concerned institution। तो सिर्फ थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में ही ये प्रक्रिया आप कर सकते हो अगर किसी और इंस्टीट्यूशन में जाना चाह रहे हो, पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, यानी एडमिशन उसमें लेना चाह रहे हो, तो ये भी प्रोसेस होता है। हम लोग बात करने जा रहे थे फाइनेंशियल वीकर कैटेगरी का, FW कैटेगरी। तो FW कैटेगरी में आपका कोई ट्यूशन फीस नहीं लगता है। इसमें जैसे मान लो किसी कॉलेज में 60 सीट है तो 2 सीट आपका रिजर्व रहता है, किसके लिए, FW कैटेगरी के लिए। FW कैटेगरी किसको मिलता है, जिसका 8 लाख से कम का इनकम हो उसके पेरेंट्स का। ठीक है, सभी सोर्स से मिला करके 8 लाख से कम का इनकम सोर्सेस होना चाहिए। इसके लिए सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। तो ये 2 सीट आपको मिलेगा और उसमें आपको कोई बेनिफिट मतलब कोई ट्यूशन फीस नहीं लगेगा। तो आपके पास अगर है तो बनवा लीजिए और फाइनेंशियल वीकर कैटेगरी में आपका एडमिशन हर कॉलेज के हर ब्रांच में मिलेगा आपका। ठीक, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये आपका प्रक्रिया रहा। बाकी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं आपको कोशिश करूँगा जो भी आपका क्वेरी है उसको क्लियर करने का। कोई अगर फॉर्म नहीं भर पाता है तो आप व्हाट्सएप नंबर नीचे लिंक में दिया हुआ है, आप वहाँ से लिंक में जा कर के पूछ सकते हैं। हो सकता है कि टाइम पे मैं प्रेजेंट ना रहूँ, जब भी मैं प्रेजेंट होऊंगा आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, हो सकता है किसी का भला हो जाए और हमको भी मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो। ठीक है, ऐसे वीडियो और अगर चाहिए तो आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और कैसा लगा ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय एंड